दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द सेकेंड चैप्टर ऑफ आवर बुक विच इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज इवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो हम जो है इस वीडियो में कवर करेंगे द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द राइटर और द ऑथर इज डेबोरा काउली। तो इन्होंने जो है इंटरव्यू लिया था किसका, एवलिन ग्लीनी का, जो कि बहुत ही फेमस परक्यूशनिस्ट है, यानी कि ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो प्ले करती हैं। बट जैसे कि हेडिंग कहती है दैट शी कैन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। नाउ दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, राइट, कि हम साउंड को बिना सुने कैसे सुनेंगे, राइट तो यही पूरी स्टोरी है जहां आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज मिलने वाला है कि नेवर गिव अप इन योर लाइफ। इट्स नॉट दैट कि आपकी लाइफ में जो हर्डल्स आते हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, जो हिंड्रेंसेस आती हैं, वो इसलिए हैं ताकि आप रुक जाओ, नहीं। इट्स जस्ट टू टेल यू यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन यू एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू, राइट। तो अगर आप जो हैं अपनी लाइफ में एक ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कि आपको आगे जाके नेम, फेम, सक्सेस, रिस्पेक्ट ये सब दिला सकता है, देन ऑलवेज यू शुड गो फॉर इट। अगर आपको लगता है नहीं मुझ में कुछ तो एक कमी है या मैं इतना केपेबल इनफ नहीं हूँ, क्या पता मुझ में पोटेंशियल है या नहीं, तो कभी भी उसको लेकर गिव अप मत करो। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू थिंक व्हाट इफ मैं इस पोटेंशियल को डेवलप कर लूँ, क्या पता में कैपेबिलिटी है बट मुझे दिख नहीं रही है। तो यू शुड ऑलवेज work upon those skills, try to polish them, and then definitely you will able to receive everything you want to, everything you have always dreamt of. Clear? तो सेम चीज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ऑफ इवलिन ग्लीनी। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है और आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे भी लिटरेचर जो है इट्स फन एंड यू डेफिनेटली गेट गुड मैसेजेस, दैट टू विथ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में दैट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1, इवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। हम ये देखने वाले हैं कि इवलिन ग्लीनी इज अ गर्ल जिनको धीरे धीरे उनकी सुनने की जो एबिलिटी है, जो हेयरिंग एबिलिटी है, वो कम होती जाती है। ऐसा नहीं था शी वॉज बॉर्न डेफ या वो बचपन से ही सुन नहीं पाती थी, बट धीरे धीरे उनकी जो हेयरिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती गई। एंड वन डे केम व्हेन शी बिकम एब्सोल्युटली डेफ, प्रोफाउंडली डेफ। अभी पता कैसे चलता है, तो जब एक बार क्या होता है, व्हेन शी वाज ऑफ 8 years शी वाज वेटिंग फॉर हर टर्न टू प्ले अ पियानो। ठीक है, वो पियानो प्ले करने के लिए अपनी टर्न का वेट कर रही थी। तो इनकी मदर जो है इनका नाम लेती हैं, शी कॉल्स हर बाय हर नेम बट देयर इज नो रिएक्शन, वो कोई रिएक्शन नहीं देती। तो उनकी मदर को लगता है कि कुछ तो देयर इज समथिंग फिशी और देयर इज समथिंग स्ट्रेंज या कुछ अजीब है। बट देन वॉट हैपन्स, ये जो है दैट इज इवलिन ग्लीनी, वो इस चीज़ को हाइड करने की कोशिश करती हैं अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने घर पे, क्योंकि ऑब्वियसली वो बचपन से तो डेफ है नहीं, वो सुन पाती थी चीज़ें। तो उनको ऐसा लगता है धीरे धीरे कि वो इस चीज़ को हाइड कर रही हैं। ऐसा कुछ उनको ऐसा नहीं है कि वो प्राउड फील करती है इस चीज़ के लिए। तो मे बी शी वॉज ट्राइंग टू हाइड दिस थिंग। बट वॉट हैपन्स इज इनकी जो इनके जो ग्रेड्स हैं वो धीरे धीरे डिटोरिएट होते रहे, गिरते गए। और इस वजह से इनके जो टीचर हैं उन्होंने इनके पेरेंट्स को बोला कि यू शुड डेफिनेटली गो एंड लुक फॉर अ स्पेशलिस्ट जो ध्यान से चेक कर पाएं या बता पाएं कि व्हाट्स द मैटर विद इवलिन, व्हाई शी इज नॉट एबल टू मे बी हियर और नॉट एबल टू स्कोर गुड ग्रेड्स इन एग्जाम्स। तो जब इनको एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाया गया, देयर दे केम टू नो कि इवलिन जो है वो उनकी जो नर्व्स हैं, हियरिंग एबिलिटी की जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो गई हैं एंड दैट्स व्हाई शी नीड्स अ हियरिंग एड। उनको एक डिवाइस चाहिए जिसको लगाकर ही वो बाकी चीज़ें सुन सकती हैं। तो डेफिनेटली ये इवलिन के लिए क्या था, सॉर्ट ऑफ बोला गया है इट वाज अ कंप्लीट ब्लैकआउट। क्योंकि ब्लैकआउट का मतलब जब आपको कुछ एक्सपेक्टेड नहीं होता, लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो जाए आपके साथ और वो बहुत ज़्यादा मेजर हो, बहुत नेगेटिव हो, तो आपको समझ नहीं आता क्या होता है, ऐसा लगता है सब कुछ अंधेरा छा गया हो अपने सामने, उसे कहते हैं कंप्लीट ब्लैकआउट। लाइक यू हैव नो होप्स, यू आर लाइक एवरीथिंग इज फिनिश्ड, दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस इज समथिंग विच हैपेंड विद इवलिन व्हेन शी गॉट टू नो दैट शी नीड्स हियरिंग एड टू लिसन। और इनका जो है म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा बहुत शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर म्यूजिक, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। और म्यूजिक ऑब्वियसली यू नीड दैट हियरिंग कैपेबिलिटी। तो शी वॉज डेफिनेटली लाइक बोल सकते हैं ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन। बट
वो जो है एक इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी है कि शी नेवर गिव अप, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंटिन्यू किया अपना ये जो म्यूजिक का उनकी फॉन्डनेस थी, जो उनको इंटरेस्ट था, उनको उन्होंने कंटिन्यू किया एंड शी just I don't know, she gave her 100%. Now what happened when she joined one of the music schools, वहाँ पे जो teachers थे they kind of discouraged her because वो जो हैं बिना सुन नहीं पाती थी ज़्यादा अच्छे से, तो इस तरीके से बहुत उनके लिए बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डबल एफर्ट्स उनको डालने पड़ते टू डू और टू गिव हर बेस्ट, राइट। तो उनके जो टीचर्स थे वहाँ पे वो उनको इतना encourage नहीं करते थे, दे सॉर्ट ऑफ डिस्करेज्ड हर एंड दिस समवेयर was not good for her. But there is this one person who is a famous percussionist and he tried to analyze and he was able to see that potential in Evelyn, और उन्होंने एवलिन के साथ एक एक्सरसाइज की जो कि ड्रम्स को उन्होंने 2 डिफरेंट नोट्स पे सेट किया और उनने एवलिन को यही बताया कि उसको सुनने की कोशिश नहीं, उसको फील करने की कोशिश करो। एंड व्हेन दैट हैपेंड, एवलिन को ये चीज़ समझ आई कि शी कैन फील म्यूजिक, उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो फील कर पा रही थी। जो भी नोट्स थे ड्रम के वो उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो फील कर पाते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होता है उनकी पूरी बॉडी पार्ट्स में जब वो म्यूजिक को फील करती हैं। और इस तरीके से धीरे 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 शी कॉन्टिन्यूड वर्किंग ऑन इट एंड देयर वाज नेवर दिस टाइम व्हेन शी हैड टू लुक बैक। तो वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं वो अब यहाँ से जब उनको एक एक मोटिवेशन, एक एनकरेजमेंट मिला, सो फ्रॉम हेयर हर जर्नी जस्ट टुक ऑफ और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं उन्होंने अपने इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लिव किया है एंड शी वाज एबल टू प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स एंड शी इज़ अ सक्सेसफुल परक्यूशनिस्ट। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं वो, और कोई भी सुनता है ना, कोई नहीं बोल सकता कि शी कैन नेवर लिसन। शी इज़ अ डेफ पर्सन एंड शी इज़ देन टू एबल टू प्ले सो ब्यूटिफुली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमको यहाँ पे यही चीज़ सिखाई गई है कि यू शुड ऑलवेज try to give your 100%, never be disheartened or you should never let yourself down just because आप में कोई capability नहीं है या आपको लगता है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता। do not do it. Always try to give 100% more than that. Try to polish your skills, work on different hindrances, different situations, and definitely you can shine like a bright star. Clear? So this is complete overview of this chapter. Now let's begin with the introduction of the author and then हम पढ़ेंगे the complete story. Done? All right. So Deborah Cowley is a freelance writer and ब्रॉडकास्टर। तो ये बहुत फेमस हैं और ये फ्रीलांस राइटर क्या होते हैं कि एज अ प्रोफेशन नहीं है, कभी कभी ये लिखती हैं बुक्स एंड ऑल्सो शी इज़ अ ब्रॉडकास्टर। तो इनकी जो है ये क्या करती हैं, ये इन्होंने इंटरव्यू लिया है एवलिन ग्लीनी का और उसी पे बेस्ड इन्होंने पूरी स्टोरी जो है वो हमको बताई है कि क्या क्या एवलिन ने उनको बताया। सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं। नाउ द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ 2 stories about 2 popular music masters. The chapter is divided into 2 parts. तो 2 बहुत ही popular famous नाम हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में और इनके ही बारे में 2 स्टोरीज हम पढ़ने वाले हैं। तो पूरा चैप्टर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट एंड द सेकंड पार्ट इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आई नो आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फेमस शहनाई वादक हैं ये। तो आप जो हैं इनकी स्टोरी भी हम पढ़ने वाले हैं इन पार्ट 2, दैट वील डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। राइट नाउ वील फोकस ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एवलिन Glini listens to sound without hearing it. Clear? अब हमें before we begin with the very first paragraph, हमें कुछ before you read यानी कि कुछ ऐसा पैराग्राफ दिया है जो हमें डिस्कस करना चाहिए and then we'll read the continuation. Clear? All right. So part 1 में before you read is given, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. क्या लिखा है यहाँ पे कि भगवान ने भले ही उनसे उनकी hearing ability छीन ली है, although she is not able to hear like us, like normal people, because God did not give her this thing. But what God did is, God ने उनको कुछ extraordinary gift दिया है and that is कि वो जो हम चीज़ें सुनते हैं वो feel कर सकती हैं और जितना हम सुन के नहीं समझ पाते उससे भी ज़्यादा deep, उससे भी ज़्यादा intense में वो feel कर पाती हैं उन साउंड्स को।
दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली एंड दैट्स वाई जब अगर आप इनका कभी म्यूजिक सुनो इट्स सो लाइवली, इट्स सो ब्यूटिफुल कि आपको लगेगा ही नहीं दैट शी इज अ डेफ। क्लियर? तो इवलिन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी गई है इवलिन ग्लीनी के लिए कि भगवान ने भले ही उनकी हेयरिंग एबिलिटी ले ली बट उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया, दैट इज शी कैन फील द साउंड दैट वी कैन हियर। तो वही चीज है, अगर शी वुड नॉट हैव बीन यू नो लाइक दिस मच डिटर्मिन्ड और डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर गोल, टुवर्ड्स हर ड्रीम, तो फिर वो मिलती भी नहीं एक फेमस परक्यूशनिस्ट से जो कि उनको सिखाते कि आपको फील करना है म्यूजिक को, और फिर वो इस तरीके से हम उनके बारे में पढ़ भी नहीं रहे होते। तो भले ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वो सुन नहीं पाती, फिर भी उन्होंने ऐसी फील्ड में अपने बोल सकते हो 100% दिया है। शी इज नोन वेरी वेल इन दिस फील्ड कि जो हम सोच भी नहीं सकते, राइट? तो कभी भी अपने हिंड्रेंसेस से डरो मत, ऑलवेज ट्राई टू वर्क ऑन दैम। क्लियर? ऑल राइट। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो हमें ये पूरा चैप्टर यही पढ़ना है, यही जानने के लिए पढ़ना है कि ये जो पूरा स्टोरी है वो क्या बताता है कि कैसे एक पर्सन ने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ फाइट किया। शी वॉज देयर टू वर्क ऑन दिस फिजिकल डिसेबिलिटी, कि वो डरी नहीं उससे बल्कि उसके अगेंस्ट लड़ी, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट शी हैज अ स्टोरी विच इज सक्सेसफुल। तो उनकी लाइफ सिर्फ ऐसी नॉर्मल स्टोरी नहीं है, इट्स अ सक्सेसफुल स्टोरी, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली वील गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस स्टोरी। क्लियर? नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर व्हिच सेज rush hour crowds jostle for position on the underground train प्लेटफॉर्म। क्या लिखा है? रश आर क्राउड्स, यानी कि ये प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, अंडरग्राउंड जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसकी बात हो रही है। तो अभी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा क्राउड है। जॉसल मीन्स पुश रफली। तो हमें पता है ट्रेन स्टेशन पे हम भी देखते हैं इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि पीपल पुश ईच अदर बिकॉज दे ऑलवेज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फर्स्ट टू गेट इन द ट्रेन। तो हर कोई जो है इस वक्त बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड है प्लेटफॉर्म पे, तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुश ईच अनदर। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो अब बात हो रही है एक लिटिल गर्ल की। स्लाइट का मतलब है स्मॉल एंड थिन। एक तो वो बहुत छोटी सी हैं और शी इज थिन, यानी शी इज वेरी क्यूट लिटिल गर्ल। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, उनकी एज क्या है एट प्रेजेंट? 17 ईयर्स, बट वो उससे भी छोटी लगती, वो नहीं लगती कि वो 17 ईयर्स की हैं। And she was nervous, obviously she is nervous, but also she is excited because she can feel the vibrations of the approaching train. जब ट्रेन आती है तो हमें देखो आवाज़ सुनाई देती है ऑब्वियसली ट्रेन की आने की, बट ऑल्सो हम अपने पैरों से प्लेटफॉर्म पे वाइब्रेशंस फील कर पाते हैं, राइट? तभी हम जब खड़े रहते हैं बिल्कुल ट्रेन के पास तो हमारे पेरेंट्स बोलते थोड़ा दूर हो जाओ, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द साउंड, बस जिस स्पीड से आती है ना वो वाइब्रेशंस फील करते हैं, वो पुश फील कर सकते हैं। क्लियर? सेम चीज हैपेंड विद दिस गर्ल हु इज 17 ईयर्स ओल्ड बट शी लुक्स यंगर देन दैट एंड ऑल्सो शी इज नर्वस बट एक्साइटेड, क्योंकि वो वाइब्रेशंस फील कर पा रही हैं। अब नर्वस क्यों है और एक्साइटेड क्यों है, उसका ये रीजन नहीं है कि वो वाइब्रेशंस फील कर पा रही है, उसका कुछ और रीजन है। लेट्स रीड इट। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. तो यहाँ पे वो क्यों एक्साइटेड और नर्वस हैं? क्योंकि दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ हर। कहाँ जा रही हैं वो? प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन में, बहुत वेल नोन अकेडमी है, तो वहाँ पे इनका एडमिशन हुआ है। तो वो इतनी बड़ी जगह पे जा रही हैं तो ऑब्वियसली एक्साइटेड तो होंगी, उनका ड्रीम फुलफिल हो रहा है, बट नर्वस क्यों है? क्योंकि वो बिलोंग करती हैं एक स्कॉटिश फार्म को। तो स्कॉटलैंड और लंदन में बहुत फर्क है। लंदन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिटीज़ वगैरह टाइप का बोल सकते हो, और स्कॉटिश आप सॉर्ट ऑफ फार्म की तरह कंसिडर कर रहे हो। तो यहाँ पे वो जो चीज़ें देखी उन्होंने, सिनेरियो देखा, इट वुड बी एंटायरली डिफरेंट व्हेन शी विल गो टू लंदन। तो इसीलिए वो एक्साइटेड तो है ही अपनी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, बट एट द सेम टाइम वो नर्वस भी हैं क्योंकि वो इतनी स्कॉटिश फार्म से कहाँ जा रही हैं? एक बड़ी सिटी लंदन में। सो इट इज़ फॉर daunting and also it is enough बोल सकते हो for any teenager fresher, यानी कि daunting means it's frightening, और because she is a teenager, she is a person who is in her teen, यानी कि वो 17 years की हैं, तो छोटी हैं, तो उनके लिए बहुत frightening है कि वो एकदम से एक स्कॉटलैंड या स्कॉटिश फार्म से सीधे कहाँ जा रही हैं? लंदन, and that's why she was nervous. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was
प्रोफाउंडली डेफ. बट यही एक चैलेंज नहीं था जो वो फेस कर रही थी अपनी लाइफ में, इससे भी बड़ा चैलेंज है जो वो फेस कर रही थी, एंड दैट इज शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. यानी शी वॉज एब्सोल्यूटली डेफ. वो कुछ नहीं सुन पाती थी, कंप्लीटली डेफ थी वो. तो ये चीज एक म्यूजिशियन के लिए, वो भी क्या बोला, एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा डॉन्टिंग, बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग होगा, राइट? इतनी बड़ी जगह जाना इज अ चैलेंज, बट इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना कि एक डेफ पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना हो. तो दैट्स व्हाई शी वाज नर्वस, वेरी मच नर्वस इन फैक्ट. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. यानी कि phases में हुआ है. ऐसा नहीं था कि वो बचपन से ही deaf थी, she was born deaf. नहीं, ये कुछ phases में हुआ था, यानी कि धीरे धीरे उनकी जो hearing ability है वो कम होती गई. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. तो जब ये 8 years की थी and when she was waiting for her chance to play a piano, ठीक है, पियानो क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो जब वो पियानो को प्ले करने के लिए वेट कर रही थी तो उनकी मदर ने कुछ अजीब सा, कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया. ऐसा क्यों? They called her name and she did not move. I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. तो Isabel Glennie कौन है? ये है mother of Evelyn Glennie, और वो बोलती हैं कि हमने जो है उसका नाम बोला, यानी हमने बुलाया इवलिन को, बट इवलिन जो है वो मूव भी नहीं कर रही थी. यानी कि इवलिन को पता ही नहीं था कोई उनको बुला रहा है. दैट इज शी वॉज नॉट एबल टू हियर. तो ये चीज़ जो है उनकी मदर, दैट इज इसाबेल ग्लीनी, को बहुत अजीब लगी. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. तो Evelyn जो है वो obviously ये चीज़ फील कर पा रही थी या फिर ये ऑब्जर्व कर पा रही थी कि धीरे धीरे उनकी hearing ability डिटोरिएट हो रही है. It's just going down and she is losing that ability to hear properly. But वो क्या कर रही थी, इस चीज़ को she was concealing. Conceal का मतलब होता है हाइड करना, छुपाना. तो she was trying to hide her growing deafness from her friends and teachers. That is something she was doing because obviously ये चीज़ उनके लिए ऐसा था. Being a kid, उनको थोड़ा समझ आ रहा है कि it can be a major issue in the future. हो सकता है वो तब बता देती तो it could be curable, but she was trying to hide it. Clear? All right. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. But क्या हो रहा था ना, जब तक वो 11 years की हो गई थी, like it was 8 years of age, जब पहली बार उनकी मदर को लगा कि कुछ गड़बड़ है. But then, जब वो 11 years की हो गई थी, तब तक what happened? Her marks had deteriorated. उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, उनके ग्रेड्स जो है वो गिरते जा रहे थे. Deteriorated means worsened or reduced. And her headmistress urged her parents to take her to a specialist. Now what is urged? Requested. And specialist is a doctor specializing in a particular part of the body. ठीक है, तो यहाँ पर उनके जो headmistress हैं, जो principal हैं, उन्होंने इनके parents को ये advice दी, suggest किया और request किया in fact that you should definitely take Evelyn to a specialist because maybe उनको कुछ ना कुछ problem है and she should be बोल सकते हैं treated well. तो इसीलिए उनकी headmistress इनको बोलती हैं कि you should always you should definitely look for a specialist जो कि इस प्रॉब्लम को क्योर कर सके. डन? ऑल राइट. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. फिर जब उनके स्पेशलिस्ट के पास उनको लेके जाया गया, तब इनको पता चलता है कि जो इनकी हियरिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा सीवियरली इम्पेयर्ड, यानी कि इट वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. धीरे धीरे जो हियरिंग की नर्व्स हैं दैट वर गेटिंग डैमेज एंड बिकॉज ऑफ दैट शी वाज नॉट एबल टू गेट दोज सिग्नल्स और वो सुन नहीं पा रही थी. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. And the specialist advised Evelyn and her parents that इनको जो है क्या देना चाहिए, इनको कुछ hearing aids देने चाहिए, यानी कि कुछ hearing advices होती हैं, devices होती हैं सॉरी, जो कि आप ear में fit कर देते हो and because of that the person is able to hear whatever sound is there around that person. एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ. और ऐसा कुछ स्कूल होते हैं ना, स्पेशलाइज्ड स्कूल जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए होते हैं, जो कि डेफ बच्चों के लिए होते हैं, तो वो उनके पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं स्पेशलिस्ट कि आप एक ऐसे स्कूल में भेजिए एवलिन को जो कि स्पेसिफिकली डेफ स्टूडेंट्स के लिए हो. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन. तो एवलिन ग्लीनी यहाँ बताती हैं as soon as she got to knew this that she is profoundly deaf or she needs hearing aids or she should be sent to a school of deaf,
then definitely this was something जो कि ऐसा था sort of end of the world for Evelyn. So everything looked black means everything just became worse for her scenario, in her scenario, and she felt like now no hopes are there in her life and she was not at all feeling good to hear कि उनको hearing aids की ज़रूरत है and also उनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्कूल में जाना पड़ेगा जहाँ पे सिर्फ डेफ बच्चे पढ़ते हैं. Clear? All right. But Evelyn was not going to give up. But this is something that is the best quality of Evelyn Glennie. She never gives up. She never gives up. That is something जो कि हर किसी को follow करना चाहिए life में. उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि okay done now I'll be sent to a school of deaf people. वही normal चीज़ें करूँगी, ठीक है, it would be nice life. ऐसा नहीं था. She didn't give up. What she did was, she was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. She was like, I would live a life that is lived by normal people. यानी कि जो normally सुन सकते हैं उन्हीं की तरह मैं भी अपनी life spend करूँगी. I would not go to school जो कि deaf people के होता है and I would live like them. And also she was determined enough to pursue her interest in music. Pursue करना मतलब to follow. यानी she was determined enough कि उनको बहुत अच्छा musician बनना है अपनी life में. तो she was like, I have to pursue my dream anyhow. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. तो एक बार उन्होंने किसी को देखा जो कि क्या प्ले कर रहा था, एक xylophone. Xylophone, this musical instrument जो कि कैसा दिखता है, a musical instrument with a row of wooden bars of different lengths. तो wooden bars होते हैं, people play it with these two sticks और इससे sound produce होता है, ठीक है. तो एक बार क्या होता है ना कि ये जो एवलिन है उन्होंने xylophone को ऑब्जर्व किया, एक गर्ल को प्ले करते हुए xylophone को. She was like, I also want to play it. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. तो बहुत से टीचर्स ऐसे थे जो कि उनको सिर्फ डिस्करेज करते थे. They were not like, yes Evelyn, you can do it, you have that capability, do pursue your dream. नहीं, क्या होता था, उनको डिस्करेज करते थे कि भाई इसको सुनाई नहीं देता तो हाउ कैन शी बी अ म्यूजिशियन. बट एक पर्सन है वेरी इंपॉर्टेंट इन एवलिन्स लाइफ, दैट इज रॉन फॉर्ब्स, जो कि क्या है, एक फेमस परक्यूशनिस्ट. नाउ व्हाट इज अ परक्यूशनिस्ट? अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एक्सेट्रा. बहुत सी डिवाइसेस होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको प्ले करने वालों को परक्यूशनिस्ट कहते हैं. तो ये भी एक परक्यूशनिस्ट थे, कौन, रॉन फॉर्ब्स. और उन्होंने स्पॉट कर लिया, उन्होंने पता लगा लिया, देख लिया था कि इवलिन में कुछ तो कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, एंड वो पोटेंशियल जो है वो क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड वो स्पॉट कर लेते हैं. एंड देन व्हाट हैपेंस, ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. और ऑब्वियसली एक बेस्ट टीचर क्या होता है, जो आपके हिसाब से अडेप्ट करके आपकी कैपेबिलिटीज को समझ के उस हिसाब से आपको समझाए, चीजें सिखाए, राइट. दैट इज समथिंग रॉन फॉर्ब्स ने भी किया. उन्होंने जैसे ही स्पॉट कर लिया कि पोटेंशियल तो है एवलिन में, उन्होंने क्या किया, 2 ड्रम्स लिए, 2 लार्ज ड्रम्स, और उनको ट्यून किया, यानी डिफरेंट डिफरेंट टोन्स पे सेट कर दिया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. नाउ दिस इज द की पॉइंट जो कि एवलिन के लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग थी, लाइफ टर्निंग थिंग थी, कि रॉन फॉर्ब्स जो है उन्होंने ये कहा एवलिन से कि सिर्फ सुनने की कोशिश मत करो अपनी ईयर से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से म्यूजिक को सेंस करने की कोशिश करो. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. तो Evelyn बोलती हैं कि जैसे ही Ron Forbes told her that you should try to feel it or sense the music from some other part, then she is like suddenly एकदम से क्या हुआ कि जो भी कौन से नोट्स थे, हायर ड्रम नोट्स थे, वो जो है वो अपनी वेस्ट अप, यानी दिस इज द वेस्ट एरिया, वेस्ट के ऊपर का जो बॉडी का पार्ट था वहां पे वो हायर नोट्स को फील कर पा रही थी, और जो लोअर नोट्स थे वो अपने वेस्ट के नीचे के पूरे बॉडी पार्ट्स में फील कर पा रही थी, सेंस कर पा रही थी. तो ये चीज उनको समझ आ गई दैट शी कैन फील द म्यूजिक. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो इससे क्या हुआ, जो फोर्ब्स हैं, रॉन फोर्ब्स, उन्होंने ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी. ऐसा नहीं था एक बार किया बस छोड़ दिया. He continued this exercise that is of different notes, and this made Evelyn discover that she could sense certain notes in different parts of her body, and by this she could understand कि मैं भले ही सुन नहीं सकती but I can feel those vibrations of the music, I can feel that, sense that music from different parts of my body.
I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. तो वो क्या बोलती है, कैसे वो बनी इतनी बड़ी म्यूजिशियन? वो बोलती है मैंने ये चीज़ सीखना स्टार्ट कर दिया था, एंड आई लर्न दिस फैक्ट दैट आई ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. यानी कोई भी साउंड, कोई भी वाइब्रेशन अगर होता है तो उसके लिए मैं अपना माइंड और अपनी पूरी बॉडी को ओपन छोड़ देती हूँ. यानी कि आई जस्ट फील एवरी वाइब्रेशन. ऐसा नहीं है कि आई जस्ट थिंक लाइक मैं सुन नहीं सकती तो व्हाट इज म्यूजिक फॉर मी. वो क्या करती है, she can sense, she can feel those notes from her body parts. और जो रेस्ट था वो बोलती है जो बाकी की जर्नी है या फिर बाकी जो रीजंस हैं ऑफ बीइंग ऑफ हर बीइंग सक्सेसफुल, दैट इज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. दैट वाज हर 100% डिटर्मिनेशन कि भाई करना ही है. शी वाज फोकस्ड एंड ऑल्सो हार्ड वर्क. डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा था, एंड देन शी इज शी बोल सकते हैं ब्लूम लाइक अ वेरी गुड ब्यूटिफुल फ्लावर इन म्यूजिक इंडस्ट्री. क्लियर? ऑल राइट. She never looked back from that point onwards. और यहीं से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है when she could understand this thing, realize this thing that she can feel music notes from different parts of her body. और तब से उनकी लाइफ में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. She toured the UK with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make म्यूजिक हर लाइफ. तो एक टूर में, एक ट्रिप पे वो जाती हैं टू यूके. किसके साथ? एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ. नाउ व्हाट इज यूथ? यंग पीपल, पीपल लाइक हु आर इन कॉलेज और हाई स्कूल. तो इतने यंग पीपल जो होते हैं उनको यूथ कहते हैं. एंड ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस. आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लोग प्ले करते हैं, उसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं. तो इन्होंने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूके भी गई थी एक ट्रिप पे, एंड शी यूज्ड टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स. और जब तक वो 16 ईयर्स की हो गई थी तब तक शी डिसाइडेड दैट आई हैव टू मेक म्यूजिक माई लाइफ बिकॉज दिस इज समथिंग शी ऑलवेज वांटेड टू डू. तो ऐसा नहीं था उन्होंने गिव अप कर दिया. शी वाज एबल टू टेक दिस डिसीजन दैट म्यूजिक इज द ओनली थिंग दैट इज माई लाइफ. क्लियर? ऑल राइट. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. और उन्होंने यही Royal Academy of Music जिसकी बात हुई है ना बिगिनिंग में कि वो नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, इसी के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया. ऑडिशन मीन्स गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ. ऑडिशन वर्ड आप सबको पता है, सॉर्ट ऑफ एक अपना खुद का ये जो स्किल है वो दिखाना, पोर्ट्रे करना, सो दैट द जजेस और द पीपल कैन डिसाइड आर यू गुड इनफ और नॉट. तो सेम थिंग हैपेंड. रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो है, जो कि बहुत वेल नोन अकेडमी है, उसके लिए उन्होंने ऑडिशन दिया. एंड व्हाट हैपेंड वाज उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे जो कि हिस्ट्री ऑफ अकेडमी में किसी ने नहीं किए थे. तो इतने ज़्यादा मार्क्स उन्होंने स्कोर किए. नॉट जस्ट शी वॉज नॉट लाइक कि भाई बॉर्डर पे वो पास हो गई, नहीं. शी वॉज नॉट एबल टू लिसन, बट वट एवर शी डिड वॉज अ sheer डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क. दैट इज समथिंग विच मेड हर टू अंडरस्टैंड दिस कि किस तरीके से वो इतने म्यूजिक को फील कर सकती हैं. एंड देन शी चोज म्यूजिक टू मेक हर ओन लाइफ, एंड देन शी स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स जितने हिस्ट्री में किसी ने स्कोर नहीं किए थे इन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. क्लियर? ऑल राइट. She gradually moved from orchestral work to solo performances. और हमें पता है वो ऑर्केस्ट्रा एक जो ग्रुप था उसमें वो परफॉर्म करती थी. धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंसेस करने लगी, यानी वो अकेले अब परफॉर्म करती थी. ऑर्केस्ट्रल वर्क मीन्स ग्रुप परफॉर्मेंस और परफॉर्मिंग इन ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, एंड सोलो मीन्स टू परफॉर्म सिंगल और अलोन. वेरी इजी. तो ये जैसे ऑर्केस्ट्रा जो इनका ग्रुप रहता था उसमें परफॉर्म करती थी, बट धीरे धीरे फिर उन्होंने क्या सिलेक्ट किया? अकेले परफॉर्म करना, सोलो परफॉर्म करना. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और इनके 3 year का कोर्स था, जो रॉयल अकेडमी में सिलेक्ट हुई थी. इट वॉज अ 3-year कोर्स. तो वो जब एंड हो रहा था, यानी व्हेन द कोर्स वॉज गेटिंग एंडेड, तब तक उन्होंने जितने भी टॉप अवार्ड्स होते हैं म्यूजिक में वो सब हासिल कर लिए थे. शी कुड कैप्चर दोज टॉप अवार्ड्स. क्लियर? ऑल राइट. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. अगर आप उनको कभी भी ऐसे कोई congratulation करता है कि wow, you have done such a big job, आपने कैसे कर लिया, she is never like कि oh, she is never with that proud or something. she is very down to earth. बहुत ही down to earth lady हैं. तो वो कभी भी heroic achievement नहीं दिखाती, यानी इस तरीके से portray नहीं करती कि I am the best. Clear? If you work hard and know where you are going, you will get there. तो इवलिन ने यहाँ बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स कहे हैं. वो कहती हैं कि अगर आप मेहनत करो और अगर आपको पता हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्यों मेहनत कर रहे हो, then definitely you will reach there. That means if you know what your goal is, if you are clear with that thought in your mind, and if you give 100%, even more than that, और आप determined enough हो, then definitely you will be able to achieve your goals.
and she got right to the top, the world's most sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. तो क्या बोला गया है, और तभी she got right to the top, यानी कि वो बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच गई थी म्यूजिशियंस के. the world's most sought after, इसका मतलब most popular और in demand. she was the most popular musician और multi percussionist जो different instruments play कर सकती हैं with a mastery of some 1,000 instruments. और इतने नहीं कि एक दो इंस्ट्रूमेंट, वो 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टर रही हैं एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनको सिर्फ कॉन्सर्ट्स करने रहते थे, परफॉर्मेंसेस करनी रहती थी, इतना ज़्यादा बिजी, इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल उनका रहता था. क्लियर? ऑल राइट. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. दैट इज, हम जो ये इवलिन ग्लीनी की स्टोरी पढ़ रहे हैं, इसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर कर लिया है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वील कवर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, लाइक व्हाट हैपेंस, अब हम इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं कि how she was able to gain this much success, how she became the most popular multi percussionist, thousands of instruments वो play कर सकती हैं, उनका एक busy hectic international schedule भी हो गया था, यानी she was that much in demand. तो ये सब कैसे हुआ, we have got to know about this. Now जो rest of the उनकी journey है उसके बारे में हम पढ़ेंगे in the next video. Till then take care of yourself, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.